जब बुद्धिजीवी राजनीतिक की बात उठती है तो अनायास ही बुद्धिजीवी राजनीतिज्ञ डॉक्टर भगवान लाल साहनी का नाम जो वहाँ पर आ जाता है। भगवान जी विश्वविद्यालय हिंदी विभागाध्यक्ष भी रहे हैं, अच्छे साहित्यकार भी रहे हैं और सुलझे हुए राजनीतिज्ञ भी रहे हैं। अपने साहित्यिक और राजनीतिक अनुभवों को शेयर करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। मैं प्रमोद नारायण मिश्र बिहारी लाल चैनल के लिए आपका स्वागत करते हैं। भगवान लाल जी, सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि बहुत सी पार्टियां थीं, कांग्रेस बड़ी पार्टी थी उस समय, जिस समय आप राजनीति में आए, कांग्रेस, इसके बाद फिर राजद सामाजिक न्याय की पार्टी और पिछड़ों की पार्टी कही जाती थी, आप पिछड़े में भी हैं। फिर ये सब छोड़ के आप भाजपा में कैसे आए? क्या देखा आपने भाजपा में, क्या आकर्षण देखा आपने भाजपा में? देखिए, हम सबसे पहले दीनदयाल उपाध्याय के भाषण से प्रभावित हुए। ठीक। उसमें लगा कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की विचारधारा है, भारतीय राजनीति का जो स्वरूप है, वो जनसंघ के माध्यम से देश के लिए लाभदायक होगा। क्योंकि हमारी शुरू से धारणा रही है कि विदेशी विचारधारा पर आधारित जो डेमोक्रेसी का स्वरूप है, चुनाव पद्धति है, जो समाजवादी विचारधारा है या पूंजीवादी विचारधारा है, वो भारत ही नहीं विश्व के लिए खतरनाक है। भारत की जो समन्वयवादी विचारधारा है, जिसमें अर्थ और काम कोई प्रधान नहीं माना गया है, धर्म अध्यात्म को भी माना गया है, संतुलित जीवन का विचार, संतुलित आर्थिक विचार, बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें कोई बहुत धनवान नहीं हो और कोई अत्यंत गरीब नहीं हो। यानी हम भारत की संस्कृति गांव में बसती है, सारे मनुष्यों ने कहा है। तो जनसंघ की नीति थी कि ग्रामीण व्यवस्था को ठीक किया जाए, जिसको अंग्रेजों के काल में नष्ट कर दिया गया है। ग्राम स्वराज से ही भारत में वास्तविक लोकतंत्र कायम होगा और गांव को आत्मनिर्भर बनाया जाए। हमारे पास श्रम शक्ति की कमी नहीं है, पूंजी की बहुत कमी है, और हम यदि श्रम शक्ति का उपयोग करें तो बाहरी किसी पूंजी की जरूरत नहीं है। तो आप इन्हीं विचारधाराओं से प्रेरित होकर आए। एक और था, हाँ वो तो बताइए। उसमें था कि दीनदयाल उपाध्याय का विचार था कि हमको मशीन का उपयोग वही करना चाहिए जहां हाथ से काम लेना संभव नहीं हो। जैसे रॉकेट बनाना है, रेलवे इंजन बनाना है, ये सब। लेकिन जो काम हाथ से हो सकता है उस काम को मशीन से नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल, ये महात्मा गांधी का भी विचार था, दीनदयाल का। यानी हस्त उद्योग, ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, तभी आर्थिक संतुलन होगा। गांव गरीब परिवार, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये विचारधारा उत्तम था, तो हम इसमें आए। लेकिन देखा कि जब सत्ता में लोग आ गए तो सारे सिद्धांत को भूल गए। अच्छा। और पूंजीवादी व्यवस्था में चले गए। आज भी वही स्थिति है। तो आपको जो अफसोस हो रहा है, हाँ, बहुत अफसोस नहीं आता। हाँ, नहीं आता। अच्छा। यदि मैं जानता है कि राजनीति का ही असर होने वाला है तो मैं राजनीति से मैं साहित्यिक जगत में था, साहित्यिक जगत में मैं बहुत कुछ कर सकता था। अच्छा, आपको तो अति पिछड़ा वर्ग आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया। बनाया गया तो हमने काम किया लोगों को। देखिए, जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया तो मैं बनना नहीं चाहता था। मेरा लक्ष्य था कि किसी रूप में मैं संसद में पहुंचूं। बिल्कुल बिल्कुल, हाउस में। हाँ, इसलिए कि मेरे कुछ ऐसे विचार हैं, राष्ट्रीय विचार है, भारतीय संस्कृति संबंधी, जीवन धारा संबंधित, अर्थ से संबंधित, राजनीति संबंधी विचारधारा है, जिसको रखने की जरूरत है।
हमारे जैसे बुद्धिजीवी की जरूरत है जी। अच्छा, यह बताइए, अभी आपने कहा, बहुत अच्छा शब्द कहा कि बुद्धिजीवियों को संसद में रहना जरूरी है ताकि अच्छे। हाँ, तो क्या कारण है कि बुद्धिजीवी राजनीतिक क्षेत्र के हाशिए पर चले गए हैं? तो कहा ना कि बुद्धि आज सत्ता का दौर चल रहा है। बिल्कुल। आज की राजनीति में कोई सिद्धांत नहीं, एक ही सिद्धांत है, सत्ता, संपत्ति और सम्मान। सत्ता, संपत्ति और सम्मान। इसके अतिरिक्त यदि कोई राजनेता कहता है कि हम राष्ट्र के लिए और समाज के लिए काम करते हैं, अच्छा शब्द। हाँ। सफेद झूठ है। अच्छा अच्छा। आज की राजनीति का विनोबा जी के शब्दों में हो गया है कि आत्मस्तुति, परनिंदा, मिथ्या चबासना। अपनी प्रशंसा करना, दूसरे की निंदा करना और झूठ बोलना। अच्छा। झूठे वायदे करना, जनता को धोखा देना। आज की राजनीति का अर्थ ही समाप्त हो गया है, क्योंकि पूरी राजनीति वेस्टर्न फिलॉसफी, पश्चिमी दर्शन पर चल रहा है, जिसमें जैसे सक्षम जीव निर्जीव जीव को समाप्त कर देता है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का सिद्धांत है, जीवन के लिए संघर्ष और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जीवनम है। यही है कि डार्विन के विकास पर संघर्ष, सत्तावादी संघर्ष और द्वंद्व को प्रधानता देने के कारण एक सत्तारूढ़ दल होगा तो एक विरोधी होगा। अच्छा भगवान लाल जी, आप 3 बार मौका मिला आपको और तीनों बार आपकी जीत नहीं हुई, तो यही सोच सकते हैं। हाँ, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहें, ये आज की राजनीति का स्वरूप है कि अच्छे आदमी के लिए आगे बढ़ना कठिन हो जाता है, क्योंकि आज की राजनीति के लिए जो साम दान धन भेद सब चाहिए वो हम बुद्धिजीवी होगा नहीं होगा। जिस नीचे स्तर पर लोग जाकर राजनीति करते हैं वो हमसे होगा नहीं। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं किसी को प्रलोभन नहीं दे सकता। मैं शुद्ध राजनीतिक भाव से आया, समाज सेवा के भाव से है। समाज सेवा की और राष्ट्र सेवा के अतिरिक्त मेरे मन में कोई भाव नहीं है। अच्छा। आज भी नहीं है। तो आप इसको मानते हैं? अभी डॉक्टर श्यामनंदन किशोर की पंक्ति मुझे याद आ रही है कि राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन है, किसी जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। तो राजनीति में कोई मित्र नहीं होते हैं, सारा खेल अर्थ पर, सारा खेल माने बल्कि कहिए कि आज की राजनीति के विषय में मेरी धारणा बनी है ये वास्तव में लोकतंत्र नहीं है। अच्छा। ये धन तंत्र है। ये पूंजी तंत्र है। अच्छा। ये दल तंत्र है, जनतंत्र नहीं है, दल तंत्र है। दल तंत्र है, पूंजी तंत्र है और एक तंत्र है। एक तंत्र है। इसको हम बताइए, डेमोक्रेसी नहीं है, पार्टीक्रेसी है, कैप्टोक्रेसी है और डिक्टोक्रेसी है। बहुत बहुत। इसलिए कि आखिर एक ही व्यक्ति के दिमाग से शासन चलता है। प्रधानमंत्री के दिमाग से राष्ट्र चलता है और मुख्यमंत्री के दिमाग से राज्य चलता है। तो हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है कि कितना भी ज्ञानवान हो लेकिन अकेले निर्णय नहीं लेना चाहिए। अकेले चला भार नहीं, अकेले निर्णय लेना बहुत घातक होता है। लेकिन आज सारी राजनीति का, सारे कार्यकलाप का निर्णय एक व्यक्ति लेता है। बिल्कुल। और उसी को मंत्रिमंडल से, संसद से पारित कर दिया जाता है। ये सिद्धांत जो है, आज देखिए, जनप्रतिनिधि भी नहीं है। जिस पश्चिमी देश से हमने राजनीति सीखी है, डेमोक्रेसी ली है, वहां पर एक विचार है कि राष्ट्रीय हित में, समाज हित में सत्तारूढ़ पार्टी को के सांसद को भी अपनी पार्टी के खिलाफ बोलने का अधिकार है, जो भारत में नहीं है। भारत में जो होना चाहिए। हमने देखा होगा कि ब्रिटेन में ब्रेक्जिट के सवाल पर सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों ने अपनी सरकार के खिलाफ मत दिया था। गलत, चाहे सत्ताधारी हो चाहे विपक्षी हो, जहाँ गलत है वहाँ पर लोग बोलते हैं। हाँ। यहाँ ऐसी बात नहीं इसको यहाँ तो पार्टी के विरुद्ध कैसे बोले? जनप्रतिनिधि है ही नहीं, पार्टी प्रतिनिधि है। बिल्कुल सही। क्योंकि किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि स्वतंत्र रूप से अपनी सरकार के खिलाफ विचार व्यक्त कर सके। उस पर पार्टी डिसिप्लिन का चार्ज चलता है। यदि बोलेगा तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। ये भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा दोषपूर्ण पक्ष है।
ठीक है। अच्छा भगवान लाल जी, आप तो सबसे बड़ी बात है तो राजनीतिक तो बाद में, सबसे बड़ी बात है कि आप हिंदी के अच्छे प्राध्यापक रहे, आपकी बड़ी चर्चा रही है, प्रतिष्ठा रही है, आप अच्छे रचनाकार भी रहे हैं, कई किताबें भी आई हैं। तो मैं महसूस करता हूँ, आप भी महसूस कर रहे होइएगा कि रचनाएं अधिक लिखी जा रही हैं, किताबें अधिक छपी जा रही हैं, लगभग हर महीने किसी न किसी किताब का लोकार्पण हो रहा है, लेकिन पाठक घटते जा रहे हैं, आप भी महसूस कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? देखिए, एक तो कारण है क्या कि पाठक जिसकी प्रतीक्षा कर रहा, वो मिलता नहीं, और दूसरे आज के पाठक मोबाइल की दुनिया में वो मोबाइल से उनको छुट्टी नहीं है कि किताब पढ़े। आज का जीवन इतना संघर्षपूर्ण हो गया है कि इस रोजी का सवाल सबसे ज्यादा हो गया है, आज उसी के चक्कर में है। आज के युग में शारीरिक शिक्षा का मूल है व्यवसाय। पहले शिक्षा का मूल था ज्ञानार्जन, आज शिक्षा का मूल है कैसे अच्छी से अच्छी नौकरी मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जिसके विषय में मैथिली शरणगुप्त लिखा है भारत कि शिक्षे तुम्हारा नाश हो, तू नौकरी के हित बने। आज सारी शिक्षा का लक्ष्य है हमको अच्छी से अच्छी नौकरी प्राप्त हो जाए, नहीं हो तो किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में, है ना, कोई 25-50 लाख का पैकेज मिल जाए। आज की शिक्षा का लक्ष्य ही ज्ञानार्जन नहीं है। मतलब आप आज की शिक्षा का लक्ष्य है धनार्जन और अच्छी से अच्छी नौकरी प्राप्त करना। इसीलिए देखिए, प्रेरणा तो होती है ज्ञान के लिए, आज तो ज्ञान के लिए कोई पढ़ता नहीं है। मतलब आपका ये कहना है कि यहाँ डिग्री धारी हैं लोग, माने विद्वान न के विद्वान नहीं, डिग्री है, विद्वान है नहीं, डिग्री धारी है। आज की शिक्षा में विद्वान बनाने की कोई कला ही नहीं। बड़े और सब है, सच तो है कि भारत के विद्वानों में कोई मौलिकता ही नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा और सभ्यता ने उनके मानस को इतना मंद कर दिया है कि मौलिक ढंग से कुछ सोच ही नहीं सकते। सारा सोचते हैं पश्चिमी पैटर्न पर, सोचते हैं पश्चिमी आधार पर, सोचते हैं। भारत की संस्कृति, भारत की जो भूमि है, भारत की परंपरा है, भारत का जो इतिहास है, भारत का जो जीवन दर्शन है, विचारधारा है, उससे आज के विद्वान को कुछ लेना देना नहीं। अच्छा, आप तो अनुभवी हैं, नई पीढ़ी जो राजनीति क्षेत्र में आने के लिए बेचैन है, बहुत सी महिला हो पुरुष हो, उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम क्या कहें, क्यों बेचैन है? क्योंकि उनको तो कोई रोजगार मिल नहीं रहा। बेकारी की भीषण समस्या, आर्थिक समस्या है। किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ जाने को उनको लगता है कि मेरा भविष्य बन जाएगा, लेकिन ये बनने वाला नहीं है। इससे भारत के करोड़ों युवकों का जीवन बर्बाद हो रहा है, राजनीति से कुछ मिलने वाला नहीं। और आज सच्चे कार्यकर्ताओं के कुछ भी नहीं है। कब है किस कार्यकर्ता के बदले किस आया राम गया राम को टिकट दे, कार्य का आधारित नहीं है, या मुद्रा आधारित है, या आप कहिएगा कि मेरे कार्यकर्ता देवतुल्य है। हाँ, देवतुल्य। लेकिन नेता देवतुल्य है क्या? उदाहरण तुल्य है। किसी की गर्दन काटने में और बेचारा दिन रात लगा हुआ है क्षेत्र में, और तुरंत उसको बाहर से कोई उम्मीदवार खड़ा कर देगा और मुंह देखता रह जाएगा। इसलिए आज कार्य का कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है पैसे का, बाहुबलियों का, है बिल्कुल, और बहुत सी बातों का। आप सब जानते हैं, सब जानते हैं। हर बात कही नहीं जाती है, महसूस की जाती है। खैर, कौन दल नहीं है जिसमें अपराधियों की संख्या ज्यादा नहीं है? हर में कुछ न कुछ है। क्यों? तो अपराध को समाप्त करने के लिए राजनीति है कि अपराधियों की राजनीति है? कुछ लोग तो यह भी कहते हैं भारत में दंड, हाँ, शासन दंड से चलता था। दंड को जमराज माना जाता था। जैसे जमराज किसी को क्षमा नहीं करता, वो नहीं देखता कि कितना महान है, कितना दुर्बल है, बेटा है बेटी है, वो जिस क्षण वो उचित समझता, उसी क्षण उसका समाप्त कर देता है।
भगवान बाबू, आपने अति व्यस्त जीवन में आप हमारे लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने राजनीतिक अनुभवों को, साहित्यिक अनुभवों को शेयर किया है। आशा है हमारे दर्शक इससे लाभ उठाएंगे। आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।